नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के पद्म सम्मान से राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66 विभूतियों को सम्मानित किया। सबसे पहले पद्म विभूषण धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत को दिया गया, जिससे हेमा मालिनी ने लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से नवाजा गया। सोलर ग्रुप के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल को रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी क्रम में पुदुचेरी के सिलंबम खिलाड़ी के पजनीवेल को पारंपरिक मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष ममिडाला जगदीश कुमार को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्रदान किया गया। कला, चिकित्सा, शिक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म सम्मान से हस्तियां नवाजी गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गंगा दशहरा के अवसर पर पौराणिक शुकतीर्थ में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना, अक्षय वट पर मनोकामना और संतों के संदेशों के बीच पूरा तीर्थ क्षेत्र भक्ति में सराबोर रहा। पौराणिक शुकतीर्थ में श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। ज्येष्ठ दशहरा के अवसर पर हजारों श्रद्धालु तीर्थ नगरी पहुंचे और ब्रह्मा मुहूर्त से प्रारंभ हुए मुख्य गंगा स्नान में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विभिन्न धार्मिक स्थलों श्री शुकदेव मंदिर, हनुमत धाम, गणेश धाम, शिव धाम, दुर्गा धाम तथा मां बगलामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं ने विधि विधान से दर्शन कर प्रसाद अर्पित किया। प्राचीन अक्षय वट के नीचे महिलाओं ने श्रद्धापूर्वक धागे बांधकर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त की। गंगा तट स्थित नक्षत्र वाटिका श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। भागवत पीठ श्री शुकदेव आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद महाराज ने गंगा दशहरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गंगा भारत की आत्मा, जन जन की आस्था और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने कहा कि गंगा जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी है। गंगा का जल अमृत के समान है और यह मानव जीवन के हर पड़ाव पर साथ देती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने का आह्वान करते हुए कहा कि तीर्थों की स्वच्छता और अपवित्रता बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीते 10 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी को सरकार की ओर से पैदा किया गया संकट बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े थे, लेकिन तब लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडी दी गई थी। खड़गे ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ऐसा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है और युवाओं के लिए जीवन कठिन होता जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को गरीबों और युवाओं की परेशानियों की कोई चिंता नहीं है, जिससे साफ है कि सरकार हालात संभाल नहीं पा रही। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पार्ले बिस्किट और चॉकलेट के विज्ञापनों और प्रचार में ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है, जबकि सरकार विपक्ष पर हमला करने में लगी हुई है। भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य स्तरों से अधिक एवं स्थिर बनी हुई है। साथ ही कहा कि मौजूदा समय में खरीफ सीजन के लिए देश में वार्षिक जरूरत का करीब 51% स्टॉक उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। चालू वर्ष में देश में
390.54 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की आवश्यकता होगी। वहीं मौजूदा उर्वरकों का स्टॉक स्तर 200.12 लाख मीट्रिक टन है, जो कि बेंचमार्क 33% से काफी अधिक है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद NH-24 के पास पंखे और लाइट बनाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की CNC मशीन अत्यधिक गर्म होने की वजह से भीषण आग लगी है। आग की तीव्रता इतनी थी कि कुछ ही देर में पूरी कंपनी में फैल गई। यह कंपनी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है और जिस समय यह हादसा हुआ उस समय 400-500 कर्मचारियों को सुरक्षित तरीके से परिसर से बाहर निकाल कंपनी को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। गाजियाबाद दमकल विभाग को सोमवार शाम करीब 4 बजे आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई है। आग भीषण होने के चलते नोएडा, हापुड़ और बुलंदशहर से भी दमकल की गाड़ियां मंगवानी पड़ी। गाड़ियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए अन्य कंपनियों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। गाजियाबाद अग्निशमन अधिकारी के अनुसार सभी दमकल कर्मी कड़ी मशक्कत के साथ आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग से कंपनी को आर्थिक रूप से भारी नुकसान की संभावना है। केंद्रीय जांच एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि कोलकाता में जमीन हड़पने के एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच तेज हो गई है। इसी क्रम में कोलकाता में जमीन हड़पने के बड़े रैकेट की जांच तेज करते हुए ईडी ने करीब 30 पुलिस अधिकारियों को जांच के दायरे में लिया है। एजेंसी सिंडिकेट, अवैध संपत्ति सौदों, धमकी और दुबई तक फैले पैसों के नेटवर्क की जांच कर रही है। जांच में अलग अलग रैंक के पुलिस कर्मियों पर एक सिंडिकेट के साथ मिले होने का शक है। यह सिंडिकेट बुजुर्ग नागरिकों को डरा धमकाकर उनकी कीमती जमीनें बाजार भाव से बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करता था। ईडी के अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान कई पुलिस कर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है और अब उनके असली काम की बारीकी से जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सीधे तौर पर यूपी चुनाव 2007 के जीत के ब्राह्मण वोट बैंक फॉर्मूले को एक बार फिर जमीन पर उतारने के लिए रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। मायावती ने लखनऊ में आयोजित पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि हमारी सरकार ने ब्राह्मण समाज एवं कमजोर तबकों सहित सर्वसमाज के लोगों को उपेक्षा एवं असुरक्षा से निकालकर 2007 में तमाम लोगों को पार्टी एवं सरकार में उचित भागीदारी और भरपूर आदर सम्मान दिया था। उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया है कि सर्वसमाज का हित बसपा में ही सुरक्षित है। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि लोगों को 2007 की तरह भरोसा करना होगा। मायावती 2007 के नतीजे दोहराने के लिए इस बार 2027 में अपने पुराने फार्मूले को अपनाती दिख रही हैं। भारत ने रूस के सबसे घातक T-90 टैंक का 1000वां यूनिट तैयार कर लिया है। ये एक शानदार उपलब्धि है। 2006 के एक लाइसेंस प्राप्त उत्पादन समझौते के तहत इस फैक्ट्री में 1000 T-90 टैंकों के निर्माण की अनुमति दी गई थी, जिनमें से पहला टैंक 2009 में बनकर तैयार हुआ था। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत इन टैंकों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश था। इनमें इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी पुर्जों का अनुपात लगातार बढ़ता गया है। अब इन वाहनों का लगभग 80% हिस्सा भारत में ही निर्मित किया जाता है। भारतीय सेना के पास करीब 2500 पुराने सोवियत युग के T-72 टैंक हैं। सेना इन्हें धीरे धीरे हटाकर इनकी जगह आधुनिक T-90 टैंकों को फ्रंटलाइन पर तैनात कर रही है। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।